हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल एमपी बोर्ड स्टडी जोन में। मैं विनोद सर, जौरा जिला मुरैना मध्य प्रदेश से। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 इकोनॉमिक्स के अंदर ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन और इंडियन इकोनॉमी यानी वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में हम बात करेंगे इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज के साथ में। चलिए प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ग्लोबलाइजेशन? एक्सप्लेन इन योर वर्ड्स। अपने शब्दों में आपको समझाना है कि आखिर ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये पहले आ चुका है 2022 में। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? 2022 में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ग्लोबलाइजेशन इज द इंटीग्रेशन बिटवीन द कंट्रीज। जो हमारे वर्ल्ड के अंदर देखा जाए, पूरे संसार के अंदर जितने भी देश हैं, उन देशों का आपस में संबंधित हो जाना, दूर दराज उपस्थित सारे देशों का आपस में जुड़ जाना विद द हेल्प ऑफ थ्रू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। विदेशी विनिमय के साथ में विदेशी व्यापार के द्वारा मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के थ्रू, एमएनसी यानी बड़ी बड़ी कंपनियों के थ्रू जब देश ढेर सारे आपस में जुड़ जाते हैं, बस इसी प्रोसेस का नाम होता है ग्लोबलाइजेशन। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। व्हाट आर एमएनसीज? एमएनसीज की फुल फॉर्म देखिए आप, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। यदि एमएनसी पूछा जाता है तो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। हम बात करते हैं एमएनसीज की। देखिए एमएनसी इज ए कंपनी, एमएनसी एक कंपनी है दैट ऑन्स, ये खुद की हो सकती है, दैट ऑन्स और कंट्रोल द प्रोडक्शन इन मोर देन वन कंट्रीज। फॉर एग्जाम्पल पेप्सी, सैमसंग, ओनिडा, गैलेक्सो, पॉन्स, एलजी एटसेट्रा। यहाँ पर आप देखेंगे एक ऐसी कंपनी जिसका अपना खुद का प्रोडक्शन होता है किसी एक जगह, या फिर एक से कई जगह अलग अलग देशों में इनकी ब्रांच खुली होती है, वहां पर प्रोडक्शन करा रही होती है। ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां एमएनसीज कहलाती हैं। एग्जाम्पल लिखा हुआ है पेप्सी, पेप्सी लिखा हुआ है, साथ में लिखा हुआ है सैमसंग, ओनिडा, गैलेक्सो और पॉन्स, एलजी। ये सब वो एग्जाम्पल हैं जो एमएनसी यानी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस में काउंट किए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, राइट डाउन द डिफरेंट एडवांटेज ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। एमएनसीज हैं जिन्हें मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस कहते हैं, उनके आखिर एडवांटेज क्या है, क्या उनसे लाभ होता है। सबसे पहला अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। विदेशी विनिमय के लिए साथ साथ में कुछ कैपिटल उपलब्ध हो जाता है, रुपया उपलब्ध होता है। एमएनसी हेल्प टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज जो जितनी भी हुआ करती है, उनमें कैपिटल यानी कुछ रुपयों की जो समस्या होती है, साथ में विदेशी विनिमय की जो समस्या हुआ करती है, उसको सॉल्व करने का काम इसका होता है। दूसरा होता है एबिलिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। विदेशी मटेरियल का एक्सचेंज करने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। एमएनसी कैन बी हेल्पफुल इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑफ द अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। कंट्रीज जो डेवलप हो रही हैं या होने जा रही हैं, उन कंट्रीज के अंदर फॉरेन एक्सचेंज की, विदेशी जो एक्सचेंज हुआ करता है, उसमें जो समस्या होती है उनको सॉल्व करने का काम इन्हीं का होता है। 1905 in India faced a hug shortage of the foreign exchange, but with the help of entry of MNC, it has surplus foreign exchange reserve। 1905 में भारत में ऐसा देखा गया कि बहुत बड़ी मात्रा में किसकी कमी हो गई, फॉरेन एक्सचेंज की कमी हो गई। इस वजह से एमएनसीज की एंट्री हुई और एमएनसीज एंटर होने से इनके पास में फॉरेन एक्सचेंज वाली समस्या खत्म हुई, साथ में सरप्लस हुआ, दैट मींस बहुत बड़ा लाभ हुआ। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 में राइट डाउन एनी टू फीचर्स ऑफ द एमएनसीज मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। फर्स्ट लिखा हुआ इंटरनेशनल ऑपरेशंस, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करती हैं। सेकंड लिखा हुआ जायंट साइज, इनका साइज काफी बड़ा होता है, ये छोटा सेट पर नहीं है, करोड़ों में इन्वेस्टमेंट करते हैं और करोड़ों में ही कमाया करते हैं। फर्स्ट लिखा हुआ इंटरनेशनल ऑपरेशंस, एक्टिविटीज ऑफ एमएनसीज आर स्प्रेड ओवर मेनी कंट्रीज, देयर पेरेंट कॉर्पोरेशन इज लोकेटेड इन वन कंट्री
अगर एमएनसी की जितनी भी एक्टिविटी हुआ करती है स्प्रेड ओवर मेनी कंट्रीज, बहुत सारी देशों में फैली हुई है। देयर पेरेंट कॉर्पोरेशन यानी इनकी जो मूल ब्रांच होती है, मूल शाखा हुआ करती है, वो किसी एक देश के अंदर होती है, लोकेटेड इन वन कंट्री एंड सब्सिडियरीज, और इसकी जो शाखाएं हुआ करती हैं, जो सहायक शाखाएं हुआ करती हैं, आर स्कैटर्ड इन मेनी कंट्रीज, जो अलग अलग देशों में बिखरी होती हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ जायंट साइज, मोस्ट ऑफ द एमएनसीज आर जायंट साइज, देयर एसेट्स, संपत्ति के आधार पर देखा जाए, सेल के बेस के आधार पर देखा जाए कितना बेच सकते हैं, प्रॉफिट के बेस पर देखा जाए तो इनका प्रॉफिट मल्टी करोड़ में होता है। दैट मीन्स इनका प्रॉफिट है काफी ज्यादा होता है, साथ में इन्वेस्टमेंट भी काफी करते हैं, इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा, प्रॉफिट भी ज्यादा, मल्टी करोड़, ढेर सारे करोड़ रुपए कमाए करते हैं। ये फीचर्स थे एमएनसीज के। अब हम बात करते हैं राइट डाउन एनी टू डिसएडवांटेज ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। एमएनसीज है आखिर उससे क्या लॉस हुआ करता है। फर्स्ट लिखा हुआ हार्मफुल फॉर द होस्ट कंट्री, जिस कंट्रीज के अंदर ये एमएनसीज एंटर करती हैं, अपना सेटअप लगाती हैं, उसके लिए ये हार्मफुल है, घातक है। किस बात के लिए? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एमएनसी इज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, एमएनसी का मुख्य उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है। दे ओवर एक्सप्लोर द नेचुरल रिसोर्सेज प्रेजेंट इन द होस्ट कंट्री, जिस देश के अंदर ये अपना सेटअप किया करती हैं, जिस देश में खुला करती है, वहां के नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लोटेशन करती हैं, शोषण करती हैं, जरूरत से ज्यादा यूज करती हैं, जस्ट लाइक वाटर का यूज करेंगी, इलेक्ट्रिसिटी का लंबे स्तर पर यूज करती हैं। नेक्स्ट है हार्मफुल फॉर द लोकल प्रोड्यूसर्स, स्थानीय जो छोटी मोटी कंपनियां हुआ करती हैं उनके लिए भी एमएनसी का आना एक हानिकारक हुआ करता है, हार्मफुल है। मोस्ट ऑफ द लोकल प्रोड्यूसर्स हैव फेल्ड टू compete विद द एमएनसी, फेल्ड असफल हो जाते हैं एमएनसी के साथ में, कंपटीशन प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते। सो आइदर दे हैव सोल्ड देयर यूनिट, या तो एमएनसी को ये बेच ही जाते हैं, अपनी एमएनसी को, एमएनसी कंपनी के साथ में आप देखेंगे इस एमएनसी कंपनी है, इनको या तो खरीद लेती हैं, हैव बीन विप्ड ऑफ, या फिर छोड़कर चले जाते हैं, बंद हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। लिखा हुआ रहा द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, भारत में आखिर ग्लोबलाइजेशन का क्या प्रभाव पड़ता है। 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इंडिया, भारत पर इस वैश्वीकरण का आखिर क्या प्रभाव पड़ा है। राइट डाउन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इंडिया, इंपैक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी हो सकता है। तो आखिर क्या इफेक्ट है, फर्स्ट लिखा हुआ है पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इंडिया। पॉजिटिव में देखा है तो वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट्स, पहले प्रोडक्ट आपको एक चीज शर्ट खरीदने जा रहे हैं, शर्ट की मात्र 2-4 वैरायटी मिलती थी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं था। अब आप कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं, अब कस्टमर कंफ्यूजन है, एक ही प्रोडक्ट उसकी ढेर सारी वैरायटी, कंफ्यूजन हो जाता है पर्सन को, आखिर कौन सी खरीदें, सभी बेहतरीन लग रही हैं। देखिए लिखा हुआ है वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट्स, मेनी एमएनसीज हैव इन्वेस्टेड देयर कैपिटल इन इंडिया, भारत के अंदर बहुत सारी एमएनसी उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। सो द इंडियन कंज्यूमर्स आर गेटिंग वैरायटी एंड क्वालिटी, इसीलिए भारत में जितने भी कस्टमर कंज्यूमर हैं उनको ढेर सारी वैरायटी और क्वालिटी के प्रोडक्ट है, बहुत ही सस्ते दामों में, चीपर रेट्स, सस्ते दामों में मिला करते हैं। तो फर्स्ट बेनिफिट है पॉजिटिव इंपैक्ट में वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिला करते हैं। इंक्रीज इन द कंपटीशन, कंपटीशन भी बढ़ गया है, और जहां कंपटीशन होता है वहां पर क्वालिटी में इंप्रूवमेंट होता ही है। द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन दैट मीन्स जो टैक्स लगा करते हैं गवर्नमेंट, टैक्स को कम कर दे या टैक्स फ्री कर दे, तब उसको कहते हैं लिबरलाइजेशन। और टैक्स कम कर दिया जाए, फ्री कर दिया जाए, तो प्रोडक्ट काफी काफी बिकता है, काफी प्रोडक्ट होता है, इंपोर्ट करा लिया जाता है। लिखा हुआ प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस साथ में लिबरलाइजेशन की प्रोसेस हैज इंक्रीज द कंपटीशन अमंग द डिफरेंट इंडस्ट्रीज, अलग अलग इंडस्ट्रीज के बीच में एक बहुत बड़े स्तर पर कंपटीशन को फॉलो करती हैं। द कंपटीशन हैज इंक्रीज द एफिशिएंसी, कंपटीशन की वजह से एफिशिएंसी बढ़ जाती है, एंड प्रोडक्टिविटी लेवल्स ऑफ द प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों की एफिशिएंसी बढ़ा करती है, अपने बड़े स्तर पर काम करना प्रारंभ कर देती हैं। यही इसका पॉजिटिव इंपैक्ट होता है ग्लोबलाइजेशन का। अब हम बात करते हैं इसके अगले नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन की। जी हाँ, नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का नकारात्मक प्रभाव क्या है। फर्स्ट है एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द वर्कर्स, जब से एमएनसी आई हुई है तब से देखा जाए तो वर्कर्स जितने भी मजदूर हुआ करते हैं उन सब का एक्सप्लॉइटेशन हुआ है।
दैट मीन शोषण किया जा रहा है। लिखा है लार्ज एमएनसीज विद वर्ल्ड वाइड नेटवर्क लुक फॉर द चीपेस्ट गुड्स इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, प्रॉफिट को जरूरत से ज्यादा कमाने के लिए, बहुत ज्यादा रुपया कमाने के लिए इन्होंने एक काम किया है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ऐसा नेटवर्क खड़ा कर दिया है जिसमें चीपेस्ट गुड्स, सस्ते से सस्ते दामों में गुड्स दिए जा रहे हैं। वर्कर्स आर फोर्स्ड टू वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स। वर्कर्स को ये मजबूर किया जाता है कि लंबे समय तक काम करेंगे, घंटों काम करवाएंगे। वर्क नाइट शिफ्ट, डे शिफ्ट तो लगा करती थी जिनमें दिन में काम करते थे। अब आपको नाइट शिफ्ट में भी काम करना है ऑन ए रेगुलर बेसिस ड्यूरिंग द पीक सीजन। दैट मीन्स वो सीजन जहां पर प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होती है उसको पीक सीजन कहा जाता है। जैसे ठंड के मौसम में ठंड वाले कपड़े हुआ करते हैं जो आपको गर्मी दिया करते हैं, उनकी डिमांड सबसे ज्यादा होती है, स्वेटर है, ऊन के कपड़े हैं। दैट मीन्स वो सीजन पीक सीजन हुआ करता है। गर्मी के मौसम में ऊनी कपड़ों की डिमांड कम और कॉटन के कपड़ों की डिमांड ज्यादा होती है, तो ऐसी फैक्ट्री ज्यादा चला करती हैं। लिखा हुआ पीक सीजन में रेगुलर बेसिस पर नाइट शिफ्ट और डे शिफ्ट दोनों लगा करती हैं, और ये एक तरह का एक्सप्लॉयटेशन है, वर्कर्स मजदूर का एक्सप्लॉयटेशन है। नेक्स्ट लिखा हुआ है लेस इंपोर्टेंस टू द एग्रीकल्चर, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की जो नई आर्थिक योजनाएं बनाई गई हैं हैज इग्नोर्ड, उसमें इग्नोर किया गया एक चीज को, वो है एग्रीकल्चर। सिग्निफिकेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन द इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर, इंडियन इकोनॉमी के अंदर आखिर एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या योगदान है, क्या प्रभाव है, ये पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया है। तो यहां पर नेगेटिव इंपैक्ट में फर्स्ट है एक्सप्लोटेशन ऑफ द वर्कर, सेकंड है लेस इंपोर्टेंस टू द एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है व्हाट आर द ट्रेड बैरियर्स। ट्रेड बैरियर्स आखिर क्या है, व्यापार में आखिर रुकावट किसको माना जाता है, जो टैक्स हुआ करते हैं उनको। द वेरियस रिस्ट्रिक्शंस, अलग अलग तरह की जो पाबंदी लगाई जाती हैं, विच आर यूज्ड बाय द गवर्नमेंट, जो सरकार के द्वारा यूज की जाती है, टू इंक्रीज और डिक्रीज द फॉरेन ट्रेड, जो विदेशी व्यापार को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करने के लिए लगाई जाती है, उनको कहते हैं ट्रेड बैरियर्स। लाइक एज टैक्स ऑन इम्पोर्ट, टैक्स ऑन इंपोर्ट, इंपोर्ट पर जो टैक्स लगाए जाते हैं वो एक ट्रेड बैरियर की तरह यूज होते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप इसको फील करेंगे कि किस तरह से ट्रेड बैरियर हुआ करता है। ट्रेड बैरियर हुआ करता है, उसमें ट्रेड बैरियर है, उसमें आप देखेंगे कि किस तरह से ट्रेड बैरियर इनकी पाबंदी लगा देता है। तो टैक्स और इंपोर्ट है वो ट्रेड बैरियर्स में आते हैं। नेक्स्ट लिखा व्हाट इज लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन क्या है, राइट डाउन डिफरेंट स्टेप्स ऑफ लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन के स्टेप्स कौन कौन से हुआ करते हैं, तो देखिए लिबरलाइजेशन क्या है, रिमूविंग द बैरियर्स, लिखा हुआ है ट्रेड बैरियर्स, रिमूविंग द बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शन सेट अप बाय द गवर्नमेंट इज नोन एज द लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन क्या होता है, सरकार के द्वारा लगाई गई रुकावटों, बैरियर्स को और पाबंदियों को हटा देना आखिर क्या कहलाता है, लिबरलाइजेशन। जैसे टैक्स लगाया गया है, या फिर किसी तरह से इंपोर्ट पर टैक्स है, एक्सपोर्ट पर टैक्स लगाया हुआ है, कोई मटेरियल मंगवा रहे हैं उस पर टैक्स लगा हुआ है, रॉ मटेरियल पर टैक्स है, उनको रिमूव कर देना आखिर कहलाएगा लिबरलाइजेशन। अंडर द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन इंडस्ट्रीज आर फ्री टू एक्सपांड। देखो लिबरलाइजेशन की उस योजना के अंदर हर कोई इंडस्ट्री फ्री है, पूरी तरह से फ्री है, किस बात के लिए, अपने छोटे से सेटअप को बड़ा करने के लिए, एक्सपांड देयर सेटअप, फैलाने के लिए, प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ मार्केट, मार्केट के हिसाब से, बाजार के हिसाब से जितना प्रोडक्शन कर सकते हैं पूरा प्रोडक्शन करने के लिए पूरी तरह से फ्री है। नाउ द प्रोड्यूसर्स आर फ्री टू इंपोर्ट द मशीनरीज, जितने भी प्रोड्यूसर हुआ करते हैं जो प्रोडक्शन करवा रहे होते हैं पूरी तरह से फ्री हैं, वो किसी भी मशीनरी को इंपोर्ट करवा सकते हैं किसी भी देश से, रॉ मटेरियल को भी अब्रॉड से, विदेशों से इंपोर्ट करवा सकते हैं, मंगवा सकते हैं। नेक्स्ट है नाउ द इंडस्ट्रीज आर आल्सो फ्री टू इंपोर्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी फ्रॉम अदर कंट्रीज, और यहाँ पर प्रोड्यूसर फ्री है, इस बात के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी, आधुनिक तकनीकी पर आधारित मशीनरी को वो किसी भी अन्य कंट्री से आसानी से मंगवा सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि लिबरलाइजेशन के जो डिफरेंट स्टेप्स हैं उसमें फर्स्ट पूरी तरह से एक्सपांड कर सकते हैं इंडस्ट्री को, छोटी को बड़ा कर सकते हैं, डिमांड जितनी मार्केट की होती है उसको पूरा कर सकते हैं। दूसरा, इंपोर्ट करा सकते हैं हाई टेक्नोलॉजी वाली मशीन को, मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाले जितने भी इंपोर्ट करा सकते हैं, हर किसी के लिए फ्री हुआ करते हैं। ये लिबरलाइजेशन की खासियत हुआ करती है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, व्हाट वाज द reasons for putting the barriers to foreign trade and foreign investment by the Indian government. Why did it wish to remove these barriers?
भारतीय सरकार ने आखिर लिखा है व्हाट वाज द रीजंस फॉर पुटिंग द बैरियर्स। भारतीय सरकार ने यहाँ पर फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए भारतीय सरकार ने आखिर इन बैरियर्स को क्यों लगाया है, टैक्स क्यों लगाया है, ये पूछा हुआ है। व्हाई डिड इट विश टू रिमूव दीज बैरियर्स, इन बैरियर्स को हटाने की आवश्यकता क्यों है, क्यों हटाना चाहते हैं। द मेन रीजन फॉर पुटिंग द बैरियर्स टू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय द इंडियन गवर्नमेंट, ये तो आपको क्वेश्चन में से ही लिखा हुआ है, एक लाइन पूरी क्वेश्चन में से है। वाज, यहां से आंसर, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट अर्न बाय द प्रोड्यूसर्स एंड ए स्मॉल इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम द फॉरेन कंपटीशन, लिखा हुआ है। ये आखिर ये बैरियर क्यों लगाए हैं, टू सुरक्षित बनाए रखने के लिए, जिससे सरकार कमाई किया करती। अर्न बाय द प्रोड्यूसर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्रियलिस्ट, जितने भी प्रोड्यूसर्स हुआ करते हैं, स्मॉल इंडस्ट्रियलिस्ट हुआ करते हैं, छोटे उद्योगपति, वो अपनी ही कंट्री के अंदर फॉरेन कंपटीशन से बच पाए और फॉरेन विदेशी कंपटीशन को दायरे के अंदर ना आ पाए और अर्निंग ज्यादा कर पाए, उसके लिए ये लगा गया। आखिर इसको रिमूव करने की आवश्यकता क्यों है, कि जब इसको रिमूव कर दिया जाएगा तो आपको लिबरलाइजेशन के पॉइंट लिखने हैं, याद रखिए। इसमें आपको इसके बाद में आपको डिफरेंट फीचर्स ऑफ लिबरलाइजेशन, इससे पहले वाला क्वेश्चन था व्हाट इज लिबरलाइजेशन एंड डिफरेंट स्टेप्स ऑफ लिबरलाइजेशन, वहां आपको लिबरलाइजेशन के स्टेप्स लिखने हैं। वहां पर लिखना क्या है, वी विश टू रिमूव दीज बैरियर्स बिकॉज, उसमें फर्स्ट क्या था, टू एक्सपांड द प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। दूसरा उसमें लिखा हुआ था कि आप आखिर बैरियर्स को क्यों हटाना चाहते हैं, फ्री द प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन करने वाली जितनी भी इंडस्ट्री हुआ करती हैं वो टोटल फ्री हुआ करती हैं, टू यूज द मशीनरीज बेस्ड ऑन द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, आधुनिक तकनीकी पर आधारित मशीनरी है उनको खरीद सकते हैं। तो लिबरलाइजेशन के डिफरेंट स्टेप्स उन्हीं को इसके अंदर लिखना है। इतना लिखने के बाद में वो 3 स्टेप और लिखना है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है हाउ वुड फ्लेक्सिबिलिटी इन द लेबर लॉज हेल्प द कंपनीज, लेबर लॉज यानी जो मजदूरी कानून होता है उसमें हल्का सा लचीलापन सरकार ने किया है, इससे उस कंपनी को क्या बेनिफिट हुआ करता है, ये पूछा हुआ है। तो देखो क्या बेनिफिट है। फर्स्ट, इट हेल्प्स टू अट्रैक्ट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इंस्टेड ऑफ हायरिंग द वर्कर्स ऑन द रेगुलर बेसिस। वो कह रहे हैं कि विदेशी जितने भी इन्वेस्टर हुआ करते हैं उनको ये पॉलिसी इन्वेस्टमेंट के लिए अट्रैक्ट करती है कि हमारे देश में आकर आप इन्वेस्टमेंट करिए। हमने जो मजदूरी कानून था उसमें फ्लेक्सिबिलिटी की है। आप पहले जब पहले ये होता था किसी भी वर्कर को आपने रख लिया तो रेगुलर बेसिस पर आपको लंबे समय तक पूरी साल भर आपको रुपए देने हैं मंथली बेस पर, लेकिन अब ऐसा नहीं, आप परमानेंट नहीं, आपको जब चाहिए, जब पीक सीजन हुआ करता उस टाइम पर आप चाहें तो वर्कर को भाड़े पर, दैट मीन्स हायरिंग कर सकते हैं, तो हायर किया सकते हैं वर्कर्स रेगुलर बेसिस पर। सेकंड लगा कंपनीज हायर द वर्कर्स फ्लेक्सिबिलिटी फॉर शॉर्ट टाइम पीरियड। अब फ्लेक्सिबिलिटी इस बात की है आपको व्हेन देयर इज इंटेंस प्रेशर ऑफ द वर्क, जब काम ज्यादा होता कंपनी के अंदर, उस काम का दबाव ज्यादा है, तो जितने मजदूरों की आपको आवश्यकता है आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पर यानी कुछ समय पीरियड के लिए आसानी से रख सकते हैं। इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, ये आजादी है, ये फ्लेक्सिबिलिटी है लॉज में। दिस इज डन टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द लेबर फॉर द कंपनी। इसकी वजह से कंपनी को जो मजदूरों की वजह से जो महंगे मजदूर हुआ करते थे, जिनको एक बार अपॉइंटमेंट करते थे और लंबे समय तक रखना पड़ता था, मजदूरी खत्म हो गई, आपको वहां 2-4 महीने का पेमेंट देना है, दैट मीन्स लेबर कॉस्ट, मजदूरों को दिए जाने वाला पेमेंट अब कम हो गया, ये बेनिफिट हुआ है। नेक्स्ट लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 व्हाई डू वी डेवलप्ड कंट्रीज वांट developing countries to liberalize their trade and investment, what do you think should be developing countries demand in return। देखिए क्वेश्चन समझिए, वाई डू डेवलप्ड कंट्रीज वांट, डेवलप्ड कंट्रीज यानी विकसित हुए देश आखिर क्यों चाहते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज टू लिबरलाइज देयर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, कि डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में हल्की सी टैक्स फ्री होना चाहिए, टैक्स में कम से कम टैक्स लगना चाहिए, ऐसा क्यों चाहते हैं। व्हाट डू यू थिंक शुड बी डेवलपिंग कंट्रीज डिमांड इन रिटर्न, तब डेवलपिंग कंट्री इसके बदले में क्या चाहती हैं। डेवलप्ड कंट्रीज वांट डेवलपिंग कंट्रीज टू लिबरलाइज देयर ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये तो आपको क्वेश्चन में से लिखना है, आंसर यहां से बिकॉज एमएनसीज कैन सेटअप द इंडस्ट्रीज इन स्मॉल एंड डेवलपिंग नेशंस। एमएनसी जब भी सेटअप किया करती हैं तो एमएनसीज अपनी फैक्ट्री जब भी खोलती हैं
जब भी ये बड़ी फैक्ट्री खुला करती है इंडस्ट्री, तो उस देश के अंदर खोलती है जो उनकी पॉपुलेशन स्मॉल हो, छोटा सा देश हो और डेवलपिंग कंडीशन में हो, डेवलप्ड नहीं है, डेवलपिंग कंडीशन में विकसित होने वाला है, विच आर लेस एक्सपेंसिव एंड कैन अर्न देम फ्रॉम मोर प्रॉफिट। वो कह रहे हैं कि उसमें खर्च कम करना पड़ता है, कमाई ज्यादा होती है, ऐसी डेवलप होती हुई कंट्रीज के अंदर ये अपना सेटअप ओपन करते हैं। सेकेंड है द लेबर कॉस्ट डिक्रीजेज, द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट डिक्रीजेज एंड देयर प्रॉफिट इंक्रीजेज। जब लेबर कॉस्ट कम हो जाती है, मजदूर सस्ते मिलते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो भी कम हो जाती है और उसके साथ साथ में प्रॉफिट आपको ज्यादा होता है, कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा होगा। नेक्स्ट लिखा है आल्सो सेटिंग अप फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज इन द डेवलप्ड कंट्रीज इंक्रीजेस द कंपटीशन। यदि डेवलप्ड कंट्रीज में आप फैक्ट्री का सेटअप करते हैं, इंडस्ट्रीज का सेटअप करते हैं, तब कंपटीशन कंट्रीज के अंदर बढ़ जाता है। इट मींस इसमें सबसे बड़ी खासियत क्या है कि एमएनसीज है जब भी ओपन करना चाहेंगी अपनी फैक्ट्री को, तो ओपन करने का सबसे बड़ा क्राइटेरिया डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर नहीं, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर ओपन करना चाहती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज नॉट बीन यूनिफॉर्म। ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव एक जैसा नहीं है। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को आपको समझाना है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और इंपोर्टेंट क्वेश्चन में मैं एमपी बोर्ड के हिसाब से बेहतरीन एक सीरीज मैंने स्टार्ट की है परीक्षा मंत्रा के नाम से, और इसी सीरीज के तहत मैंने इस तरह से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और उनके आंसर लिए हैं, बाकी अनाप शनाप क्वेश्चन इसके अंदर नहीं है। इसके लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बात करते हैं। फर्स्ट, ओनली द डेवलप्ड कंट्रीज हैव गेन्ड प्रॉफिट ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन। सबसे पहले यूनिफॉर्म क्यों नहीं है लिखा हुआ है। इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव सब जगह एक जैसा नहीं है, समान रूप से नहीं है। इस स्टेटमेंट के बारे में बताएं। इस स्टेटमेंट के बारे में सबसे पहला पॉइंट ये है कि डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर ही ग्लोबलाइजेशन का बेनिफिट हुआ है। सबसे ज्यादा बेनिफिट कौन कमाती है? डेवलप्ड कंट्रीज कमाया करती हैं। वो अपनी किसी एमएनसी को डेवलप होती हुई कंट्रीज के अंदर ओपन कर देती हैं, वहां से 1.5 रुपया कमाया करती हैं। Second, the developing countries are only a source of setting industries and getting cheaper labor, and the entire profits are earned by the developed countries. Developing countries are only a source of setting industries. Developed countries, जो देश पहले से विकसित हो चुका है, जिसमें इंडस्ट्रियली ढेर सारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ढेर सारा है, इकोनॉमी बहुत अच्छी है, ऐसी कंट्रीज, डेवलप होती हुई कंट्रीज के अंदर अपनी एमएनसी ओपन करती हैं। और लिखा हुआ है वहां पर एमएनसी ओपन करने पर करती हैं, क्यों? क्योंकि गेटिंग द चीप लेबर, वहां पर मजदूर सस्ते मिलते हैं, एंटायर प्रॉफिट कमाती हैं, पूरी तरह से प्रॉफिट कमाती हैं। सेकंड, थर्ड लिखा हुआ है small industries and companies in developing countries have been constantly facing the challenges in the terms of earning profit and brings their goods in the market. देखो क्या लिखा हुआ है, स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड कंपनीज, छोटी इंडस्ट्री जो कंपनी हुआ करती हैं जब किसी विकासशील देश के अंदर होती हैं, जो देश विकसित होने जा रहा है उसके अंदर लगातार वो चुनौतियों का सामना करती, कॉन्स्टेंटली फेसिंग द चैलेंजेस इन द टर्म्स ऑफ, आखिर किसके टर्म में? एक तो प्रॉफिट नहीं कमा पाती हैं, अर्निंग द प्रॉफिट, ब्रिंग्स देयर गुड्स इन द मार्केट, अपने मटेरियल को मार्केट में लाने में इनको बहुत बड़ी समस्या हुआ करती है। चलिए अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। हाउ हैज द लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज हेल्प द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। लिखा हुआ है कि लिबरलाइजेशन ऑफ द ट्रेड यानी व्यापार में कुछ छूट दी गई है, लिबरलाइजेशन किया गया है, टैक्स फ्री किए गए हैं, टैक्स कम कर दिए गए हैं, इंपोर्ट पर टैक्स कम कर दिया गया है, एक्सपोर्ट पर टैक्स कम कर दिया गया है। दैट मींस लिबरलाइजेशन इन द ट्रेड, व्यापार में कुछ छूट दी गई है। इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज हैं वो आखिर ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में कैसे हेल्प करती हैं? फर्स्ट लिखा इट हैज हेल्प्ड इन द रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स। सबसे पहली हेल्प मिला करती है कि रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स, लिबरलाइजेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स, यानी व्यापार में जो रुकावटें हैं, व्यापार में जो रिस्ट्रिक्शंस है, पाबंदी लगाई गई है, उनको हटा दिया गया। दूसरा, इट हैज मेड फॉरेन ट्रेड, इसी वजह से विदेश में व्यापार हो पाया, विदेश में इन्वेस्टमेंट कर पाए, बड़ा आसान हो गया, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों पर उन्होंने ट्रेड बैरियर्स रिमूव कर दिए हैं। द चॉइसेस ऑफ द बायर्स हैव आल्सो एक्सपांडेड, खरीदार हुआ करते हैं, उनकी अब चॉइस धीमे धीमे बढ़ गई है। एज नाउ दे गेट टू चूज प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय नॉट ओनली द डोमेस्टिक कंपनीज बट आल्सो बाय द फॉरेन कंपनीज, क्योंकि उनके सामने अब प्रोडक्ट ये नहीं कि घरेलू कंपनी वाली है,
ये भी नहीं है कि आपके आसपास के क्षेत्र की किसी कंपनी के द्वारा है, अब तो आप उसी प्रोडक्ट को विदेशी कंपनियां भी बनाया करती हैं, वो भी सस्ते दामों में। इसलिए विदेशी कंपनियों के प्रोडक्ट आजकल मार्केट के अंदर खूब चर्चे में हैं। कंपटीशन अमंग ट्रेडर्स हैज रिजल्टेड इन द चीपर प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट्स। एक और चीज सबसे बेहतरीन, जहां कंपटीशन हुआ व्यापारियों में, इसकी वजह से कंज्यूमर्स को बहुत बड़ा लाभ हुआ, उनको वही प्रोडक्ट सस्ते दामों में मिलने लगा। तो ये सब आखिर कैसे हुआ? ये हुआ था लिबरलाइजेशन ऑफ द ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी की वजह से, जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को काफी सपोर्ट मिला। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। हाउ डज फॉरेन ट्रेड लीड टू इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स अक्रॉस द कंट्रीज? एक्सप्लेन विद एग्जांपल अदर देन दोज गिवन हियर। एक एग्जांपल बिल्कुल डिफरेंट आपको एक्सप्लेन करना है, किससे रिलेटेड होना चाहिए। हाउ डज फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार है, लीड टू इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट अक्रॉस द कंट्रीज, विदेशी व्यापार के जरिए अलग अलग देशों का मार्केट आखिर आपस में कैसे जुड़ गया। तो विदेशी व्यापार के जरिए अलग अलग मार्केट में आखिर अलग अलग देशों का मार्केट है आपस में कैसे कनेक्ट हो गया, इसके बारे में बताना है। देखिए फर्स्ट लिखा हुआ है, द प्रोड्यूसर्स आर नाउ एबल टू compete एंड एक्सपोर्ट देयर गुड्स टू द मार्केट्स ऑफ अदर कंट्रीज। जितने भी उत्पादक हुआ करते हैं आजकल, आर नाउ एबल टू compete, वो compete करने में यानी कंपटीशन करने योग्य हो गए हैं, और कंपटीशन करने योग्य हुए हैं, दैट मीन्स लिखा हुआ है एंड एक्सपोर्ट देयर गुड्स, अपने मटेरियल को अन्य देशों के मार्केट में भेजने में भी सफल हुए हैं। अपॉर्चुनिटीज आर प्रोवाइडेड नॉट जस्ट फॉर द सेलर, अब ये अवसर केवल मटेरियल बेचने वालों के पास ही नहीं है, बट आल्सो फॉर द बायर, खरीदार के पास भी है, टू गेट गुड्स आउटसाइड देयर ओन कंट्री, जो अपने मटेरियल को अपने देश से दूसरे देश में भी भेज सकते हैं। थर्ड देखिए, देयर चॉइसेस हैव एक्सपांडेड, उनकी चॉइस बढ़ गई है, as now they get to choose the product manufactured by not only domestic companies but also by the foreign companies, क्योंकि उनके सामने प्रोडक्ट जो अब प्रेजेंट है, उनके सामने प्रोडक्ट पहले देखा जाता तो एक ही मटेरियल है, उसकी मात्र 2-4 चॉइस हुआ करती थी, लेकिन अब नहीं है, प्रोडक्ट एक ही है लेकिन उसकी ढेर सारी चॉइस है, वो भी आपकी डोमेस्टिक कंपनी वाली नहीं है, घरेलू कंपनी के प्रोडक्ट नहीं है, ये एमएनसी कंपनीज के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट हुआ करते हैं। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। द प्राइस ऑफ दीज गुड्स हैज डिक्रीज्ड, सस्ते दामों में बढ़िया सा अट्रैक्टिव मटेरियल आपको मिल रहा है, बिकॉज ऑफ द कंपटीशन इन द मार्केट, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन है। आपको बताया जहां मार्केट में कंपटीशन हुआ करता है वहां सब्जी वाले भी कंपटीशन, तब आपको बताया जाता है यदि कंपटीशन में है, दैट मीन्स पड़ोस में सब्जी वाला है वो आपको सस्ते दामों में सब्जी दे सकता है। उसी तरह से प्रोडक्ट मार्केट के अंदर बड़े ही सस्ते हो गए, अट्रैक्टिव भी हैं, और आप अब्रॉड वाले विदेशों के प्रोडक्ट, विदेशी कंपनियों के प्रोडक्ट आसानी से यूज कर पा रहे हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। वेयर आर द वेरियस वेज इन विच एमएनसी सेटअप और कंट्रोल, कौन से ऐसे तरीके हैं जहां पर एमएनसी को लगाया जा सकता है, एमएनसी अपना प्रोडक्शन कंट्रोल कर लेती हैं। कंट्रोल द प्रोडक्शन इन अदर कंट्री, दूसरी कंट्रीज के अंदर अपनी सेटअप को जमा सकती है और वहां पर प्रोडक्शन भी कर सकती हैं। और दूसरे तरीके से क्वेश्चन जो 2023 में पूछा गया है, टिक कर लीजिए, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। और सबसे बड़ी बात ये पूछा गया कि आखिर एमएनसीज है सेटअप करने से पहले आपको क्या करना चाहिए। वेयर आर द एमएनसीज आर एस्टेब्लिश्ड, आखिर एमएनसी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, बड़ी बड़ी कंपनियां, अब्रॉड कंपनियां कहां पर खोली जाना चाहिए। कंडीशन देखिए, फर्स्ट, जनरली सामान्य रूप से एमएनसी सेटअप प्रोडक्शन वेयर इट इज क्लोज टू द मार्केट, एमएनसी वहां पर खड़ी होना चाहिए जहां पर मार्केट नजदीक हो। मार्केट नजदीक है दैट मीन्स ट्रांसपोर्टेशन में, लाने ले जाने में जब कॉस्ट ज्यादा हुआ करती है वो कम हो जाएगी। वेयर देयर इज स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर, जहां पर स्किल्ड लेबर भी प्रेजेंट हो, साथ में अनस्किल्ड लेबर, मजदूर दोनों तरह के हों, पढ़े लिखे भी हों और अनपढ़ भी हों, अवेलेबल एट लो कॉस्ट, कम दामों में उपलब्ध हो, एंड वेयर द एबिलिटी ऑफ द अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज अस्योर्ड, जहां पर प्रोडक्शन के लिए अलग अलग फैक्टर हुआ करते हैं, प्रोडक्शन के लिए जो आवश्यक जो कारक हुआ करते हैं उनकी उपलब्धता अस्योर्ड होना चाहिए, पक्की होना चाहिए। एमएनसी सेटअप द फैक्ट्री एंड ऑफिसेज फॉर द प्रोडक्शन, द मनी
that is spent to buy the assets such as the land, building, machines and other equipment is called investment. Investment made by the MNCs is called foreign investment. वो कह रहे हैं कि MNCs के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहलाता है, चाहे वो बिल्डिंग खरीदें, लैंड खरीदें, मशीन्स खरीदें और ढेर सारा प्रोडक्शन के लिए अपनी फैक्ट्री, ऑफिस खरीदें, ऑफिस बनाएं, वो रियलिटी में फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर सेटअप करने से पहले सबसे पहली कंडीशन आप देखना चाहें तो इसी में पॉइंट बना सकते हैं। जनरली एमएनसी सेटअप द प्रोडक्शन वेयर इट इज क्लोज टू द मार्केट, ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, देयर इज स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर। थर्ड पॉइंट, अनस्किल्ड लेबर अवेलेबल एट द लो कॉस्ट। थर्ड पॉइंट, वेयर द अवेलेबिलिटी ऑफ द अदर फैक्टर्स फॉर प्रोडक्शन इज एश्योर्ड, जैसे पानी की उपलब्धता आसान होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी बड़ी आसानी से और कम दामों में उपलब्ध होना चाहिए, मार्केट नजदीक होना चाहिए, मजदूर है सस्ते मिलना चाहिए, दोनों तरह के चाहिए, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड पर्सन भी होना चाहिए। साथ में सरकार की योजनाएं बेहतरीन होना चाहिए, क्योंकि इनके द्वारा किया गया, आपकी कंट्री के अंदर इनके द्वारा, एमएनसीज के द्वारा किया गया इन्वेस्टमेंट एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहलाता है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। लिखा हुआ थर्ड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, एट द टाइम्स एमएनसी सेट अप प्रोडक्शन जॉइंटली विद द सम ऑफ द लोकल कंपनीज। इसका मतलब ये हुआ कि कभी कभार लोकल कंपनीज अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, अपने प्रोडक्शन, अपने आप को बचाने के लिए क्या करती है, एमएनसीज के साथ में जुड़ जाते हैं और एमएनसी अपना प्रोडक्शन कई गुना बढ़ा लेती है। इसका बेनिफिट इंडायरेक्टली एमएनसी को हुआ करता है। एमएनसी सेटअप द प्रोडक्शन जॉइंटली, किसके साथ मिलकर उत्पादन करने लगती हैं, विद लोकल कंपनीज of these countries. The benefit to the local company of such joint production is twofold. और बता रहे हैं कि लोकल कंपनी को दो गुना, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस विदेशी कंपनी को कई गुना ज्यादा बेनिफिट हुआ करता है। सेकंड, अगला देखिए, द मोस्ट कॉमन रूट फॉर एमएनसी इन्वेस्टमेंट इज टू बाय द लोकल कंपनीज एंड देन टू एक्सपांड द प्रोडक्शन। और सबसे कॉमन रूट क्या है, सबसे सामान्य जो तरीका हुआ करता है वो एमएनसी का ये है कि एमएनसी पहले उनसे प्रोडक्शन करवाती है लोकल कंपनी से, उनका प्रोडक्शन उनको लगता है डबल हो गया, लेकिन उनके कंपेयर में उनका प्रोडक्शन कई गुना बढ़ जाता है, और धीमे धीमे वो क्या करती है, लोकल कंपनी को खरीद लेती हैं और उसके बाद अपना प्रोडक्शन एक्सपांड कर लेती हैं, बढ़ा लेती हैं। नेक्स्ट है, लार्ज एमएनसीज इन द डेवलप्ड कंट्रीज प्लेस ऑर्डर फॉर द प्रोडक्शन विद स्मॉल प्रोड्यूसर्स। बड़ी बड़ी जो कंपनी हुआ करती हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर अपने ऑर्डर भेजा करती हैं, जो छोटी कंपनी हुआ करती हैं, छोटी कंपनी गारमेंट्स बनाते हैं, फुटवियर्स बनाते हैं, स्पोर्ट्स का सामान बनाते हैं, ऐसी ढेर सारी छोटी मोटी कंपनियां हुआ करती है, उनके ऑर्डर हैं, उनको ऑर्डर देती हैं, उनसे प्रोडक्ट बनवाती हैं और उसके बाद लिखा वेयर प्रोडक्शन इज कैरिड आउट बाय ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स अराउंड द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड के अंदर छोटी छोटी कंपनियां काम कर रही हैं, उनको बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, अपना ऑर्डर कर देती हैं कि आपको इतने फुटवियर्स बनाने, इतने स्पोर्ट्स का सामान बनवाना है, ऑर्डर कर देती है, उनसे मटेरियल लेती हैं और उसके बाद अपना ब्रांड लगाती हैं और मार्केट के अंदर छा जाती हैं। इस तरह से एमएनसीज काम किया करती हैं। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। राइट एनी 4 फैक्टर्स दैट एनकरेज द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ऐसे कोई 4 कारक बताएंगे जिसमें ग्लोबलाइजेशन पर जिसके प्रभाव पड़ते हैं, इंपैक्ट ऑफ ऑन द ग्लोबलाइजेशन। 4 फैक्टर दैट एनकरेज, जो बढ़ावा देती हैं, द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। देखिए सबसे फर्स्ट फैक्टर ग्लोबलाइजेशन का, सबसे फर्स्ट फैक्टर देखिए क्या है, आप ग्लोबलाइजेशन में सबसे फर्स्ट फैक्टर देखेंगे तो ये है, चलिए फर्स्ट फैक्टर है टेक्नोलॉजी। ग्लोबलाइजेशन में सबसे प्रमुख फैक्टर टेक्नोलॉजी एंड तकनीकी का है। द पास्ट 5 डेकेड्स, पिछले 5 दशकों में देखा जाए, हैव सीन सेवरल इंप्रूवमेंट्स, बहुत सारा सुधार देखा गया इन द ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी, यातायात तकनीकी में के अंदर बहुत बड़ा सुधार देखा गया। दिस हैज मेड मच फास्टर डिलीवरी ऑफ द गुड्स अक्रॉस द लॉन्ग डिस्टेंसेज पॉसिबल एट लोअर कॉस्ट। और इसी की वजह से ये देखने को मिला कि फास्टर डिलीवरी ऑफ द गुड्स, सामान बहुत तेजी के साथ में कम समय के अंदर ही बहुत लंबी दूरी तक कम कीमत और कम समय के अंदर ही पहुंच जाता है। टेली कम्युनिकेशन फैसिलिटीज सच एज इंटरनेट, मोबाइल फोन्स, फैक्स, यानी दूरस्थ लोग हुआ करते हैं, उनके साथ में आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। कौन सी फैसिलिटीज हैं, इंटरनेट के जरिए, मोबाइल फोन के जरिए, फैक्स के जरिए अपनी अपनी बात भेज सकते हैं, सूचना कर सकते हैं। मेड द टास्क ऑफ कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर ऑल ओवर द वर्ल्ड इजियर।
वर्ल्ड के हर किसी कंट्री के साथ में आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, हर किसी मार्केट को आप कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी में इतना बदलाव हुआ है कि टेली कम्युनिकेशन, दैट मीन्स दूरस्थ जो लोग बैठे हुए हैं, आपसे कई किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं, उनसे आप आसानी से बातचीत कर सकते हैं। नेक्स्ट, सेकंड है कंपटीशन। कंपटीशन की वजह से ग्लोबलाइजेशन हुआ है। देखिए, कंपटीशन हैज ए स्पेशल इंपोर्टेंस इन द कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। कैपिटल बेस्ड इकोनॉमिक सिस्टम हुआ करता है, जहां पर मनी का रोल हुआ करता है, अर्थव्यवस्था जिनकी हुआ करती है, वहां पर सबसे मुख्य इंपोर्टेंस, महत्वपूर्ण क्या हुआ करता है, कंपटीशन यानी प्रतिस्पर्धा क्या है। इन दिस सिस्टम वेरियस प्रोड्यूसर कंपनीज यूज द कंपटीशन विद द एम ऑफ द कैप्चरिंग द मार्केट। इस सिस्टम के अंदर पूरे मार्केट पर अपना कब्जा जमाने के लिए, अपना दबदबा बढ़ाने के लिए, ये प्रोडक्शन करने वाली कंपनी बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट बनाया करती है और सस्ते दामों में दिया करती है। इनडायरेक्टली बेनिफिट किसको हुआ, कंज्यूमर और कस्टमर्स को बेनिफिट हुआ करता है। नेक्स्ट, थर्ड होता है एक्सपांशन ऑफ द मार्केट। बाजार है, उस बाजार में एक्सपांशन कितना हुआ, आखिर कितना फैला। इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कुछ सालों में देखा जाए, देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज ड्यू टू द इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स। गुड्स और सर्विसेज की डिमांड लगातार बढ़ती गई। कारण क्या है, इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स, क्योंकि कंज्यूमर्स की इनकम लगातार बढ़ती गई। चेंज इन द कंज्यूमर्स एटीट्यूड, कंज्यूमर का एटीट्यूड चेंज हुआ, इंटरेस्ट है वो चेंज हुआ, हैबिट्स आदतें वो चेंज हो गई है। द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी हैज लीड टू इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी, तकनीकी की बढ़ने से क्वालिटी में बहुत बड़ा सुधार हुआ। एंड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट की ढेर सारी वैरायटी आपको मिल रही है। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू आइटम्स हैज बिकम पॉसिबल, नए नए तरीके की चीजें का बनना और चीजों का प्रोडक्शन, उत्पादन संभव हो सका है। ड्यू टू विच द मार्केट हैव एक्सपांडेड, जिसकी वजह से मार्केट है एक्सपांड कर गया। छोटा सा मार्केट था एक कस्बे के अंदर, और अब आप जाते हैं तो मार्केट काफी फैल गया है। उसका रीजन ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट है एक्सपांशन ऑफ द एमएनसीज। एमएनसीज है वो एक्सपांड हो गई हैं, छोटी सेटअप के साथ में जब ओपन करती हैं, किसी छोटे सेटअप के साथ कैप्चर करती हैं, अपने सेटअप को बढ़ा लेती हैं। द फर्स्ट फीचर ऑफ एमएनसीज दैट देयर एक्टिविटीज आर नॉट लिमिटेड। एमएनसीज का सबसे पहला फीचर होता है इनकी एक्टिविटी और काम करने का तरीका लिमिटेड नहीं है, सीमित नहीं है। टू एनी वन नेशन, किसी एक राष्ट्र के लिए, बट रन इन मैनी कंट्रीज, ये कई देशों में रन करता है, कई देशों में ये कंपनी है, इनकी ब्रांच हुआ करती है। दिस कंपनी सेट अप द फैक्ट्रीज फॉर द प्रोडक्शन इन कंट्रीज वेयर दे गेट चीप लेबर एंड अदर मीन्स। ये कंपनीज हैं अपने फैक्ट्री को सेटअप करती हैं फॉर द प्रोडक्शन इन द कंट्रीज, जो कि अन्य देशों में उत्पादन के लिए काम किया करती है। वेयर दे गेट चीप लेबर, जहां पर उनको सस्ते दामों में लेबर मिला करती है, साथ में बहुत सारी चीजें सस्ती मिलती है, लेबर सस्ती होती है, लेबर स्किल्ड भी मिलती है, अनस्किल्ड भी मिला करती है। मार्केट नजदीक हुआ करता है, नेचुरल रिसोर्स जैसे वाटर और इलेक्ट्रिसिटी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और सस्ते हुआ करते हैं। ऐसी कंट्रीज में ये एमएनसी अपना सेटअप किया करती हैं। तो देखो फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर्स थे। फर्स्ट था कंपटीशन, टेक्नोलॉजी, सेकंड है कंपटीशन, थर्ड एक्सपांशन ऑफ द मार्केट, फोर्थ लिखा हुआ एक्सपांशन ऑफ द एमएनसीज। आज के इस बेहतरीन लेक्चर के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़े बेहदी ढंग से इसको सुना और इसके क्वेश्चन आंसर को आप जरा गौर फरमाइए। और तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ, नए वीडियो के साथ में। गुड बाय।